नमस्कार, मैं शिवाजी दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर है और अनसॉल्व पेपर में मैं बताया हूँ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चन मैंने कक्षा 2 तक क्वेश्चन कल सॉल्व करा दिया था, 3 और 4 फिजिक्स का। आज पार्ट 2 में आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 3 का क 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ध्यान रखें कि 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। तो लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। स्टूडेंट्स आप सदैव ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। फोकस दूरी वाले का मतलब यफ का मान दिया, तुरंत हम लिखेंगे यफ बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी यानी वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक रखते हैं, ऋण रख देंगे। कितना दिया है स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर। और पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। मीन्स लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा स्टूडेंट्स। ऐसी कंडीशन में हमसे पूछ रहा है v बराबर वाट। ठीक है, यहां से पूछ रहा है। और प्रतिबिंब की लंबाई अगर पूछेगा, प्रतिबिंब की दूरी भी और लंबाई अगर आपसे पूछता है स्टूडेंट, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है स्टूडेंट्स। तो मान इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम आ जाएंगे, लिखेंगे सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए है स्टूडेंट्स, अगर लेंस की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मान रखते हैं 1/f की जगह हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/-15 इक्वल टू 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/-30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस हो जाएगा और माइनस के बाद यहाँ पे हो जाएगा -1/15 और ये माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1/v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/v के बाद हम इस प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं? इधर आने के बाद देखिए ये प्लस हो गया है, तो अब एलसीएम हम ले लेंगे स्टूडेंट्स कितना? 30। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, -2 + 1 इक्वल टू 1/v स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस बचा, अब यहाँ से इसको खींचते हैं और खींचने के बाद देखिए 1/v इक्वल टू, अब यहाँ पे बचेगा -1/30, 30 बचेगा। दोनों के मान को पलट देते हैं, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि v का मान -30 सेंटीमीटर हो गया। ऋण चिन्ह है और ऋण चिन्ह यह बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अलग से हम मार्कर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका कलर, चलिए ये भी तो ब्लू ही है। सर, आलोक सर, कोई ब्लैक मार्कर है क्या आपके पास? ब्लैक मार्कर है, आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और दर्पण की ओर बनता है। रेड है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा दर्पण की ओर बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अभी हमें इसका क्या बताना है। देखिए प्रकृति में हमने बता दिया क्या? वास्तविक।
स्थिति कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्टूडेंट्स, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिति हो गई। ये हो गई प्रकृति। और आकार पूछा है स्टूडेंट्स, तो आकार के लिए हम सूत्र पे आ जाते हैं और लिखेंगे I/O इक्वल टू, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन सदैव ऋणात्मक होता है स्टूडेंट्स। V/U रखेंगे। I का मान हमें ज्ञात करना है, O का मान 2 सेंटीमीटर दिया था, माइनस V का मान 30 सेंटीमीटर आया है, देख लीजिए। और U का मान ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर था स्टूडेंट्स, यहाँ से काट देंगे, यानी I इक्वल टू -2 होगा। मीन्स आप बोलेंगे प्रतिबिंब का आकार कितना? प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार 2 सेमी लंबा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 3 के क का शॉर्ट स्किन मार सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने है। और एक बार में बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बात समझ में आ जाएगी। और इसको शॉर्ट स्किन मार लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे मान रख के सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, तभी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं और आगे की प्रक्रिया में हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर अथवा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण विक्षेपण क्यों प्राप्त होते हैं। तो शॉर्ट स्किन हो गया होगा स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, और अगले क्वेश्चन पे हम आपको बताते हैं सारी प्रक्रिया और गतिविधि को। ठीक है, और सारी प्रक्रियाएं और गतिविधियों में आप ध्यान रखेंगे कि हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में आएंगे तो वर्ण माने अक्षर हो जाएगा। अगर फिजिक्स में आएंगे तो वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण मतलब विक्षेपित होना, अलग अलग होना। से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले लिखा है ये 2 नंबर, यानी इस परिभाषा पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है। और सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, अगर इस बात को भी बताते हैं तो 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी दोनों के बारे में हमें अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए ये बात आप नॉर्मली भी बता सकते हो, लेकिन ये खास तौर से वर्ण विक्षेपण की बात है। आपके लेसन में प्रिज्म वाला चैप्टर होगा, प्रिज्म में मैंने आपको बताया भी है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस प्रकार से हम प्रिज्म को भी बना सकते हैं। और प्रिज्म में बताया है कि प्रकाश किरण जाएगी और प्रकाश किरण पहुंचने के बाद ये जानी चाहिए सीधे, परंतु क्या करती है, विचलित हो जाती है अपने मार्ग में और अलग अलग रंगों में। एक देख लीजिए, आपको बताया गया होगा। ठीक है, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसे ट्रिक वैनिया हपिनाला द्वारा हम जानते हैं। वै से वैगनी, नी से नारंगी या नीला लिख सकते हैं। बैजनी, जैसे जामुनी भी होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये सूर्य का जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण को यहाँ पे हम बना देते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात उसका अलग अलग भागों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। स्टूडेंट्स, मेरी बात को सुन लीजिएगा, एक बार फिर से सुन लें और उसको लिखिएगा।
जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित कराई जाती है तो अपवर्तन के पश्चात उसका अलग अलग सातों रंगों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये परिभाषा देके ये फिगर बना दीजिएगा स्टूडेंट, परिभाषा पे 1 नंबर, फिगर पे 1 नंबर। फिर लिखा है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम विभिन्न रंगों में क्यों प्राप्त होते हैं, तो हम लिखेंगे कि जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से आपतित होती है, निर्गमित होती है, तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ण विक्षेपण के लिए अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। देखिए इसकी स्थिति इधर कुछ और रही, प्रिज्म में पड़ने के बाद फिर इससे निकलेगी तो माध्यम बदल रहा है, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग हो जाने के कारण क्या होगा कि प्रिज्म में जो वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को लिख देंगे, आपको ये क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 के ख में। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर का है, इसको 60 स्क्रीन मार लीजिएगा और पूरी वीडियो को देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर इसके बाद आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि हम बीच बीच में बताते रहते हैं, नाइस कोचिंग कैंपस का ऑफलाइन क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, और जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे। जैसे फिजिक्स के लिए शिवाजी सर या साइंस के लिए स्वयं मिलेंगे, केमिस्ट्री के लिए अमलेश सर मिलेंगे, बायोलॉजी के लिए गोविंद सर मिलेंगे, मैथ के लिए अमरजीत सर जो चैनल पे ऑलरेडी हैं मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए कुंदन सर मिलेंगे, और रामविलास सर भी मिलेंगे ऑलरेडी जो। तो ये सभी सर जी लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेशल रूप से क्षेत्र के स्पेशल टीचर हैं स्टूडेंट्स, जो ऑफलाइन क्लास आपको दे रहे हैं। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो एक दूसरे के यहाँ शेयर भी करें और उन्हें बताएं कि नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, और इधर आपको सॉल्व भी कराया जा चुका है, जो मतलब नए बच्चे आके अपना स्टडी कर सकते हैं और ये बच्चे अपना अनसॉल्व दे सकते हैं। तो आते हैं अगली प्रक्रिया में स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं। और अगली प्रक्रिया में देखिए मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, लिखा है 60 वाट और 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स फिगर बनाते हैं सबसे पहले और इसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लेते हैं। देखिए ये श्रेणी क्रम हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, बैटरी में विभव को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कितना है 60 वाट का और यहाँ पे कितना है 100 वाट का। ठीक है, और यहाँ पे मेंस है 220 वोल्ट का, और हर जगह पे 220 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं विद्युत मेंस से, मतलब लिखा ना विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। पहली कंडीशन के लिए आपकी शक्ति T बराबर पावर इक्वल टू V²/R आपको पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे दो प्रतिरोध है, P1 बराबर R1 आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 नंबर का सवाल है, हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, P1 बराबर 60 वाट, कितना 60 वाट, P2 बराबर स्टूडेंट्स लिखेंगे 100 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर R1 बराबर हमें ज्ञात करना है, V बराबर हम लिखेंगे कितना 220 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और R1 और हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट I बराबर वाट, सीधे पूछा है ना। देखिए विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे P1 P2 दिया है तो हमें R1 R2 निकालना पड़ेगा, तो हम तुरंत लिख देंगे P1 बराबर V²/R1। ठीक है, तो P1 का मान यहाँ पे 60 दे दिया है, V² का मान 220 गुणे 220 बटे R1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो R1 इक्वल टू यहाँ से इसको काट दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और काटेंगे तो R1 बराबर यहाँ पे R1 बराबर 220 और यहाँ से हो जाएगा 22/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका 22 में 22 का आप गुणा करोगे मल्टीप्लाई, तो R1 इक्वल टू 484 आएगा, 484.0 भी इसका बचा है और डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये आएगा 3 × 3 1 बचा 18 हो जाएगा, 3 × 6 18
आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 इकाई 3। अगर इस तरह से हम स्टूडेंट्स करते जाते हैं, ये सदैव ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम करते जाएंगे, भाग देंगे, तो भाग देने की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रक्रिया को देखते हैं तो मैटर कुछ और आ रहा है यहाँ पे, गुणा भाग करने का 4 8 4, ठीक है, तो गुणा करेंगे 22 में 22 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, आप इसको काट पीट के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। हमारे हिसाब से इसको काटने पीटने के बाद आएगा 806.6, काट के देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 806.6, यानी 806.6 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये R1 बराबर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, या इसको यहाँ से ना निकाल के डायरेक्ट मान यहीं पे रख दिए। अब क्या करेंगे, R2 की गणना करेंगे स्टूडेंट्स। R2 बराबर, R2 को किस क्रम में जोड़ा गया है स्टूडेंट्स, R2 बराबर हम सीधे कर लेंगे यहीं से, R2 बराबर तिर्यक करेंगे तो P2 यहाँ पे आ जाएगा 220 गुणते 220 पूरे के बटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 220 गुणते 220 और यहाँ पे कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी R2 बराबर 4 8 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 8 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 बराबर, तो अब जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, R1 बराबर हो जाएगा 806.6 प्लस 4 8 4, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसको जोड़ेंगे तो आप तुरंत पूरा जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा 1200 कितना, ये आ जाएगा R इक्वल टू 1206.6। आप इसको दोनों को 8 4 12 देख लीजिए, ये 800 है, ये 400, 8 4 12 1200, ठीक है, आ जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में जब हम इसे काटेंगे पीटेंगे स्टूडेंट्स, तो काटेंगे पीटेंगे तो ये 1200 R का मान हो गया, तो हम लिखेंगे I बराबर V/R, ठीक है, V का मान 220 वोल्ट और R का मान 1206.6, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी I का मान काटेंगे पीटेंगे तो 0.17 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 60 स्क्रीन मार लीजिए, आपके काम में जरूर आएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी बताते हैं। अगला क्वेश्चन में आपकी थ्योरी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, थ्योरी के बारे में आपको समझाना और बताना है, क्योंकि ख का अथवा पे डिस्कस कर रहे हैं। 60 स्क्रीन हो गया होगा उम्मीद करते हैं, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखते हैं लिखा क्या गया है, किसी चालक के लिए विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स ये विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इसके लिए आपने ओम का नियम पढ़ा है, ठीक है ना। ओम के नियम में ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर का है। तो सबसे पहले इसको बना ही लेते हैं, यहाँ पे कुंजी, ठीक है, लगा देते हैं बैटरी के पश्चात, यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिरोधक, फिर यहाँ पे प्रतिरोधक, अमीटर श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगा देते हैं प्लस सिरा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से धारा नियंत्रक को लगा के यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा परिपथ हो गया, ठीक है। तो अब पूछा है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ओम के नियमानुसार प्रतिरोध के लिए आप R बराबर V/, देखिए V बराबर IR पढ़े हैं आप, तो R बराबर V/I हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, R बराबर V/I। अब देखिए परिभाषा पे आते हैं कि चालक के विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध वह गुण है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध वह गुण है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और R बराबर तुरंत लिख देंगे V/I। अब यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स मात्रक, ठीक है, मात्रक में R बराबर V का मात्रक बटे
आई का मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू V का मात्रक वोल्ट और यहाँ पे प्रति एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, और या इसको बराबर आप लिख सकते हो, ये भी हो जाएगा, या R बराबर इसको ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिखेंगे। अब अगले बार बोल रहा है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। इस पे देखिए, इसमें क्वेश्चन में आगे दिया है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम अगली हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आलोक सर थोड़ा सा इंक भर दीजिए इसमें। ठीक है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम हेडिंग बनाएंगे चालक का विद्युत प्रतिरोध। चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिखेंगे। 60 स्क्रीन मार लो क्योंकि प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। और आलोक सर निम्न बातों पर निर्भर करता है, और अब इसको क्या करेंगे, अब क्या क्या है, पॉइंट्स नंबर 1 आते हैं। ये थोड़ा सा स्याही निकल नहीं रही है, इसको करके और इसमें पूरा भर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रक्रिया को कर लीजिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपका फिगर हो गया, इतनी बात हो गई। इतने में आपको मिलेगा 2 नंबर, और जो आगे बताने जा रहे हैं इसके आगे फिर 2 नंबर, यानी 4 नंबर का आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर लिए जाते हैं, तो ध्यान रखें। निम्न बातों पर निर्भर करता है। पॉइंट्स नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसकी प्रतिरोध में सीधे लिख सकते हो आप, प्रतिरोध R, उसकी लंबाई कोष्टक में क्या स्मॉल l के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अर्थात, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, R समानुपाते L। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और आ जाएंगे पॉइंट्स नंबर 2 में। पॉइंट्स नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स R समानुपाते 1/A। समीकरण नंबर 2। पॉइंट्स नंबर 3 में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये भी समानुपाती हो गया। मेन हमको इन दोनों से मतलब है, क्योंकि अंत में इसके सूत्र की क्लियरिटी देंगे। और किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ, जिस पदार्थ का आप यूज करोगे, की प्रकृति पे निर्भर करता है। मतलब कापर लोगे तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अब किस प्रकार का आप ले रहे हो, प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए बेटा, ये सब सारी बातें मैंने वीडियोस में भी बताई है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। और अंशाल में भी फिर से अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे 4 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर लिए जाते हैं, निर्भर करता है।
ठीक है, इतनी बातें। तब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे। R समानुपाते L इंटू 1/A। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी R बराबर क्या कर देंगे, समानुपाते का चिन्ह घनत्व के रूप में लगा देंगे, अरे सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध R हो जाएगा, और L अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इस सूत्र का निगमन कर देंगे और इस हिसाब से ये दिख रहा है ना, तो निगमन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ नीचे आप लिखिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ रो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं रो, कहीं कहीं ऐसे रा बनाया होता है, जहाँ रो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ख का अथवा। इस तरह से 4 नंबर के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, 4 पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यह भी थ्योरी है स्टूडेंट्स, यानी इस परिभाषा पे आपको 2 नंबर मिलने वाला है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए, इस पे भी आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देते हैं, इस पे भी फोकस करते हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में भी आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान दे लीजिएगा। क्या बताया मैंने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ओरेस्टर्ड ने अपने प्रयोग में बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण, अब देखिए इसी तरह से लिखेंगे भी, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित, पहले हम लिखेंगे, हमारी हेडिंग क्या होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऐसे ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 4, ठीक है। अब यहाँ पे होगा हेडिंग हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हमारी हेडिंग होगी स्टूडेंट्स। हेडिंग से आगे हम लिखेंगे तो काफ़ी लगेगा, आप वीडियोस भी पीछे देख सकते हैं, या मेरी बातों को सुन के ही आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण, जिस घटना को हम क्या कहते हैं, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद स्टूडेंट्स अब हम आएंगे, लिखा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा उस पर लगने वाले लॉरेंज बल के सदैव विपरीत दिशा में होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इस प्रक्रिया के व्याख्या को आप वीडियोस में जाएंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा बताने में, ठीक है। लेकिन 7 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम कोशिश करिएगा कि 1.5 से 200 पृष्ठों में, 1.5 से मतलब 1 से 1.5 पृष्ठ में, मतलब सीधे से 4 से 500 वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए स्टूडेंट्स, उसको करिएगा। और आते हैं अगला आपके सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि आप उसको हल कर रहे होंगे, थ्योरियाँ आपको बताई जा चुकी होंगी। अब इसमें आते हैं हम डायरेक्ट और लिखते हैं R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व मतलब समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स हम इसको मिटाते हैं, या प्रश्नोत्तर को लिखना होगा तो इसी तरह से प्रश्नोत्तर 4 और यहाँ पे लिख देंगे अथवा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरियों पे कुछ न कुछ नंबर जरूर काट लिए जाते हैं और ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3, तो हम यहाँ पे 3 प्रतिरोधक लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या, R1 दूसरा लिया, R2 तीसरा, R3, ठीक है, चौथा, यहाँ पे विभव लगा दिया वोल्ट, और यहाँ से एक बैटरी लगाया और विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा फिगर R1 R2। इसको क्या बोला है कि समानांतर क्रम में जोड़ना है इसे स्टूडेंट्स। तो लिखने की बात आएगी, तो लिखने की बात और प्रक्रिया में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिखेंगे
ये पिछली वीडियो में आप जाके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में देखिए, मैंने वहाँ पे बताया भी है कि ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बात। और दूसरी बात, तो इसमें मैं आ जा रहा हूँ आप ही की बातों को, बल्कि यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन पूरा विवरण लिखा हुआ विवरण वहाँ मिलेगा और यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जब किसी चालक के प्रत्येक सिरे को एक ओर तथा दूसरे सिरे को दूसरी ओर जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये फिगर बना हुआ आपके सामने होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो ये फिगर हुआ, इस पे लिख दिया। अब आगे लिखेंगे, माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिसमें एक समान विभव भी है और बैटरी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ से I जब प्रवाहित होगी, यहाँ पे जाने के बाद I1, I2 तथा I3 में विभाजित हो जाएगी। इस स्थिति में बहने वाली धारा प्रारंभिक स्थिति में या पहले प्रतिरोधक में बहने वाली धारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले प्रतिरोधक में बहने वाली धारा I1 बराबर V/R1 समीकरण नंबर 1। दूसरे प्रतिरोधक में बहने वाली धारा I2 बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा V/R2 समीकरण नंबर 2। इसी तरह से लिखेंगे तीसरे प्रतिरोधक में बहने वाली धारा I3 बराबर V/R3 समीकरण नंबर 3। अब क्या कर देंगे? लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ये कई धारा I जाके 3 भागों में विभक्त की है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I, तब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर देंगे? I पूरा मान I, V को कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्टूडेंट्स एक कैपिटल R को स्मॉल भी मान सकते हो, मैं उस वीडियो में माना हूँ, उससे आप परेशान मत होइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 आपके क्वेश्चन में साफ कैपिटल करके दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इधर लाएंगे I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे चूंकि I/V इक्वल टू 1/R। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है स्टूडेंट्स, यही रहा प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है, व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ज्ञात कीजिए और चित्र में बिंदुओं A और C के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस डेरिवेशन पे आपको मिलेगा नियर अबाउट 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 4 नंबर के बाद 3 नंबर आपको मिलेगा इस सवाल को हल करने के लिए। देखिए 4 + 3, तो मैंने जो परिभाषा बताई, ये मान लिखा, डेरिवेशन दिया, फिगर दिया, इस पे 4 नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। और आइए इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जगह नहीं है। अगर जगह है बेटा, देखिए ठीक है, मैं जगह पे ही आ जाता हूँ। ये सवाल का शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए और इसके बाद इसको मैं इधर लगा दे रहा हूँ बढ़ा के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम इसे मिटाते हैं और इस बचे हुए शेष क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 824 NK सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसको देख के आप सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए। और तब तक नए बैचेस भी प्रारंभ हैं स्टूडेंट्स। अपने छोटे भाई बहन को बता दीजिए कि शिवाजी सर का क्लास चल रहा है, आप जाके क्लास अटेंड करें, ताकि आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। और जो स्टूडेंट वीक हैं या कोई प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडेंट्स। आते हैं और आने के बाद अब यहाँ पे बचे हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए A, B और C, तो यहाँ पे ये समानांतर क्रम है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे लिख देंगे बी सी के लिए समांतर क्रम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है आप देख लीजिए 1/R1 बराबर 1 इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे 1/R1 बराबर एलसीएम 6 दूत्याई 6 3 दूनी 6 तो 3 प्लस 1 मतलब 5/6 R बराबर 6/5 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कर सकते हैं या इस प्रक्रिया को हम R1 को बढ़ा सकते हैं 5 इकाई 5 दशमलव लगा देंगे स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा 5 दूना 10 ओम। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में R1 पता चल गया, यानी स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा फिगर रहा। अब यही फिगर कन्वर्ट होके कैसा बन जाएगा, देखिए यही फिगर यहीं पे बना दे रहे हैं। ये हमारा A है, A के बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओम, फिर यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 3.5 ओम, फिर यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स B के बाद अब ये जो हो जाएगा 1.2 और यहाँ पे C। तो अब श्रेणी क्रम मिल गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा है ना, तो श्रेणी क्रम में हम स्टूडेंट्स इसे क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में। अच्छा ये पूरा हो गया और हमसे पूछा क्या है E और C यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसके मध्य का समानांतर में निकाल दिया, पूरा श्रेणी क्रम में हो गया। यहीं से निकाल देंगे R इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, सूत्र बल की प्रयोग कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ठीक है, R इक्वल टू R3 के जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप R1 माने हो तो पहले इसी को ले लेते हैं, जैसे भी आप ले लो यही तीनों लेना है। तो ठीक है, R1 इसको माने हैं तो 1.2 कर देते हैं, R2 इसको ले लेते हैं 2.0 प्लस 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 1 6.7 ओम तुल्य प्रतिरोध। दैट इज द आंसर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब पूरा 60 स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी स्टूडेंट्स। फिजिक्स का ये मैटर सॉल्व हुआ। खंड 3 में आपको रसायन विज्ञान का एकदम बेहतरीन तरीके से जरूर लेके आएंगे स्टूडेंट्स अगली वीडियो। तब तक के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने स्टडी करें, पढ़ाएं और अन्य उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो किसी भी प्रकार से अन्य क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज या किसी भी प्रकार से क्लास लेने में असमर्थ हैं, उनकी आप सहायता करें स्टूडेंट्स। तब तक के लिए ये 60 स्क्रीन मार लीजिए, मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।